फिरौन की आखिरी वारिस खूबसूरत महारानी का खतरनाक सच। कैसी दिखती थी क्लियोपेट्रा? बारह काल के पेंटर उन्हें पापी और मूडी रानी के तौर पर दिखाते हैं, तो पश्चिम का पॉप कल्चर उन्हें आदर्श मानता है। लेकिन सच में कैसी थी क्लियोपेट्रा? मोह में फंसाने वाली षड्यंत्रकारी पापी दीवा पॉप संस्कृति में आदर्श। मिस्र की आखिरी रानी क्लियोपेट्रा आज भी आकर्षण का केंद्र है। हर काल में उसकी नई तस्वीर बनी। 1963 की फिल्म में हॉलीवुड स्टार लिज टेलर ने क्लियोपेट्रा की भूमिका निभाई। इस रोल ने उन्हें अमर कर दिया। रोम की तीन ताकतें ऐतिहासिक क्लियोपेट्रा 69 से 30 ईसा पूर्व के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन उन्हें दुनिया की सबसे अमीर औरत माना जाता था। वह तीन ताकतवर पुरुषों की प्रतिद्वंद्वी थी, सीजर, मार्क एंटोन और ऑक्टेवियन। सीजर ने उन्हें मिस्र की रानी बनने में मदद की। उन दोनों का एक बेटा भी था। सांप के काटने से मौत अपने प्रेमी मार्क एंटोन के साथ क्लियोपेट्रा ने ऑक्टेवियन के खिलाफ रोम फतह करने के लिए युद्ध छेड़ा, लेकिन वे दोनों हार गए। मार्क एंटोन ने आत्महत्या की और क्लियोपेट्रा ने भी। कहा जाता है कि उन्होंने खुद को सांप से कटवा लिया। इस युद्ध के बाद मिस्र रोम का हिस्सा बन गया। बर्बर रानी ऑक्टेवियन ने फैला दिया कि क्लियोपेट्रा पुरुषों को मोहपाश में फांसने वाली बर्बर रानी थी। विलियम शेक्सपियर से लेकर कई कलाकारों चित्रकारों ने क्लियोपेट्रा को चित्रित किया। उनके बारे में ऐतिहासिक जानकारी बहुत कम है। कोई नहीं जानता कि उनका असली चेहरा कैसा था। 12 काल की नायिका मध्य युग के दौरान कई कलाकृतियां खो गई, लेकिन पुनर्जागरण काल में क्लियोपेट्रा में फिर रुचि जागी। उन्हें फिर से परिभाषित किया गया सुंदरता की देवी के तौर पर। 12 काल में 1575 से 1770 वे पसंदीदा थी। बड़ी बड़ी पेंटिंग्स क्लियोपेट्रा के जीवन के बारे में 12 काल में कई कलाकृतियां बनी। खासकर दो घटनाएं काफी पसंद की गई। क्लियोपेट्रा का अपने प्रेमी मार्क एंटोन से मिलन और डिनर। कहा जाता है कि इस दौरान क्लियोपेट्रा ने 2 महंगे मोतियों को सिरके में घोला और पी लिया। पुराने मिस्र की दीवानगी। साल 1800 में यूरोप में मिस्र की दीवानगी की लहर फैली। चित्रकारों ने क्लियोपेट्रा को ओरिएंटल स्टाइल में पेंट करना शुरू किया। यहाँ तस्वीर में 1891 की एक फिल्म में अदाकारा सारा बेर्नहार्ड क्लियोपेट्रा की भूमिका में। खूबसूरती के लिए सब कुछ औद्योगिकरण के साथ क्लियोपेट्रा विज्ञापन में तब्दील हो गई। 1910 में वे पामोलिव साबुन का चेहरा बनाई गई। क्लियोपेट्रा की सुंदरता का इस्तेमाल कॉस्मेटिक सामानों में किया जाने लगा। ग्लैमर से भरपूर क्लियोपेट्रा पर कई फिल्में बनी। मूक फिल्मों में भी उनका चरित्र इस्तेमाल हुआ। लिज टेलर 1960 में क्लियोपेट्रा बनी। आज क्लियोपेट्रा का वही सबसे जाना माना चेहरा है। अब फिर एक फिल्म उन पर बनने वाली है और क्लियोपेट्रा बनेंगी एंजेलिना जोली। हालांकि हेली बेरी से भी बातचीत चल रही है। रहस्य से भरपूर क्लियोपेट्रा की दीवानगी पश्चिमी दुनिया में ही देखने को मिलती है। बॉन के कला संग्रहालय में जारी प्रदर्शनी भी उनके लिए इस दीवानगी को दिखाती है। अफ्रीका में उनके चित्र कम ही हैं। लिखित साहित्य में उन्हें विद्वान और रानी बताया जाता है, मुहप्पाश में जकड़ने वाली महिला के तौर पर नहीं। कुल मिलाकर असली क्लियोपेट्रा का चेहरा इतिहास में कहीं गुम हो गया है। क्लियोपाट्रा जनवरी 69 बीसी नवंबर 30 1930 ईसा पूर्व पुरातन इजिप्ट की एक ग्रीक वंश की रानी थी। क्लियोपेट्रा मिस्र की टालमी वंश की यवन रानियों का सामान्य प्रचलित नाम। मूलतः यह सेल्यूक वंशी अंत्योख महान की पुत्री टालमी पंचम की पत्नी का नाम था, किंतु इस नाम की ख्याति 11वें तालेमी की पुत्री ओलीतिस के कारण है। उसका जन्म लगभग 69 ई में हुआ था। उससे पूर्व इस वंश में इस नाम की 6 रानियां हो चुकी थीं। इस कारण उसे क्लियोपेट्रा सप्तम कहते हैं। जब क्लियोपेट्रा 17 वर्ष की थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की वसीयत के अनुसार उसे तथा उसके छोटे टोलेमी दियोनिसस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ और वे मिस्री प्रथा के अनुसार अपने इस भाई की पत्नी होने वाली थी। किंतु राज्य अधिकार के लिए कशमकश के परिणाम स्वरूप उसे राज्य से हाथ धोकर सीरिया भाग जाना पड़ा। फिर भी उसने साहस नहीं त्यागा। उसी समय जूलियस सीजर पोम्पे का पीछा करता हुआ मिस्र आया। वहां वे क्लियोपेट्रा पर आसक्त हो गया और उसकी ओर से युद्ध करने को तैयार हो गया। फलस्वरूप टोलेमी मारा गया और क्लियोपेट्रा मिस्र के राज सिंहासन पर बैठी। मिस्र की प्राचीन प्रथा के अनुसार वे अपने एक अन्य छोटे भाई के साथ मिलकर राज करने लगी, किंतु शीघ्र ही उसने अपने इस छोटे भाई को विष दे दिया और रोम जाकर जूलियस सीजर की रखेल के रूप में रहने लगी। उससे उसके एक पुत्र भी हुआ, किंतु रोम वालों को यह संबंध किसी प्रकार न भाया। अतः सीजर की हत्या 44 पूर्व कर दी गई। तब वह मिस्र वापस चली आई। 41 मार्क अंतोनी भी क्लियोपेट्रा की सुंदरता का शिकार हुआ।
दोनों ने शीत ऋतु एक साथ सिकंदरिया में व्यतीत की। रोमनों ने उनका विरोध किया। ओक्तावियन ऑगस्टस ने उस पर आक्रमण कर 2 सितंबर 31 ईपू को आक्तियम के युद्ध में उसे पराजित कर दिया। क्लियोपेट्रा अपने 60 जहाजों के साथ युद्ध स्थल से सिकंदरिया भाग आई। अंतानी भी उससे आ मिला, किंतु सफलता की आशा न देख ओक्तावियन के कहने पर अंतोनी की हत्या करने पर तैयार हो गई और अंतोनी को साथ साथ मरने के लिए फुसलाकर उस समाधि भवन में ले गई जिसे उसने बनवाया था। वहां अंतानी ने इस भ्रम में कि क्लियोपेट्रा आत्महत्या कर चुकी है अपने जीवन का अंत कर लिया। ओक्तावियन क्लियोपेट्रा के रूप जाल में न फंसा। जनश्रुति के अनुसार उसने उसकी एक डंक वाले जंतु के माध्यम से हत्या कर दी। इस प्रकार 29 अगस्त 1930 ईपू उसकी मृत्यु हुई और टालेमी वंश का अंत हो गया। मिस्र रोमनों के अधीन हो गया। क्लियोपेट्रा का नाम आज तक प्रेम के संसार में उपाख्यान के रूप में प्रसिद्ध है। वह उतनी सुंदर न थी जितनी कि मेधाविनी। कहते हैं वे अनेक भाषाएं बोल सकती थी और एक साथ अन्य विषय राजदूतों से एक ही समय उनकी विभिन्न भाषाओं में बात किया करती थी। उसकी चतुराई से एक के बाद एक अनेक रोमन जनरल उसके आश्रित और प्रियपात्र हुए। अंतोनी के साथ तो उसने विवाह कर उसके और अपने संयुक्त रूप के सिक्के भी ढलवाए। उससे उसके 3 संतानें हुई। धनी वह इतनी थी कि भारत के गरम मसाले, मलमल और मोती भरे जहाज सिकंदरिया के बंदर में खरीद लिया करती थी। अनेक कलाकारों ने क्लियोपेट्रा के रूप अनुकरण पर अपनी देवी मूर्तियां गढ़ी। साहित्य में वह इतनी लोकप्रिय हुई कि अनेक भाषाओं के साहित्यकारों ने उसे अपनी कृतियों में नायिका बनाया। अंग्रेजी साहित्य में 3 नाटककारों शेक्सपियर, ड्राइडन और बर्नार्ड शॉ ने अपने नाटकों को उसके व्यक्तित्व से संवारा है।